हेलो फ्रेंड्स, आपका एबीएफएम का चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 5 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक के जो हमने हमारे पार्ट 4 हमने कंप्लीट किए, वहां हमने सारे जो न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर के वो सब कंप्लीट कर लिए। तो यहाँ तक हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था। पार्ट 4 में आगे वाले कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए पहला टॉपिक हमारा हेलियर मॉडल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी में पूछ सकता है कि हेलियर मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो आपके प्रोफेसर फेडरिक एस हिलियर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने इस मॉडल को डिफाइन किया। हिलियर मॉडल क्या था, इनका व्यू क्या था? व्यू वाज दैट द रिस्क एसोसिएटेड विद कैश इनफ्लो इज रिफ्लेक्टेड इन स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ कैश इनफ्लो। यानी ये जो मॉडल है ये किस काम आता है कि कोई भी इन्वेस्टर्स है मान लीजिए, और वो कई सारी टेक्निक को इस्तेमाल करता है ताकि वो किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अपना रिस्क देख सके। मतलब लीजिए कहीं पे भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना रिस्क है, कितना रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है उस इन्वेस्टमेंट से। तो उस रिस्क को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टेक्निक होती है। हिलियर मॉडल भी उसमें से एक टेक्निक है। तो ये हिलियर मॉडल किस काम का है, इसका जो पर्पस है यही पर्पस है कि हम रिस्क को मेजर कर सके कि कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने पैसे को कहीं एफडी में लगा रहे हैं या शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग कितना आपको रिस्क है। अगर आप बात करें शेयर मार्केट की तो ज़्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड या बॉन्ड मार्केट या एफडी। तो यानी शेयर मार्केट में रिस्क ज़्यादा है। तो कई सारे हमारे पास टेक्निक है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने रिस्क को मेजर कर सकते हैं। तो हिलर मॉडल का भी वही काम है। ठीक है, तो आपके थे फ्रेडरिक एस हिलर, उन्होंने इस मॉडल को दिया था। इनका व्यू क्या था? इन्होंने बोला था कि अगर आप रिस्क जानना चाहते हैं किसी भी आपके प्रोजेक्ट को लेके, आप रिस्क कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जितना आपको कैश इनफ्लो मिलने वाला है, कैश इनफ्लो मतलब जो पैसा आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपने दुकान खोली, ठीक है, वो आपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की, तो हर महीने आपको मान लीजिए 5,000 का फायदा हो रहा है। तो 5,000 आपकी कैश इनफ्लो है। अब आपको क्या करना है, इस कैश इनफ्लो का डेविएशंस कैलकुलेट करना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कितना वो रिस्की है। तो इनका मानना ये था कि हमें क्या करना है कि जो हमारी कैश इनफ्लो होने वाली है उस इन्वेस्टमेंट से, हमें उस कैश इनफ्लो का डेविएशंस कैलकुलेट करना है। अगर ये डेविएशंस कम आता है तो इसका मतलब कम रिस्की है, और अगर डेविएशन ज्यादा आता है तो उसका मतलब ज्यादा रिस्की। बस यही इस मॉडल में बोला गया था। तो बहुत सिंपल सा मॉडल था, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इनका मानना ये था कि अगर आप अपने किसी भी रिस्क को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो रिस्क को कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका है कि आप उसकी कैश इनफ्लो को मेजर कीजिए। कैश इनफ्लो का जो डेविएशन है उसको मेजर कीजिए। अगर डेविएशन का मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे कितना चेंज आया। जैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार है, आपको हर महीने 5,000 की कमाई हुई। अब डेविएशन, ये कमाई बढ़ के 6,000 भी हो सकती है और ये बढ़ के 4,000, घट के 4,000 भी हो सकती है। तो डेविएशन का मतलब होता है कि हमने जो एक्सपेक्ट किया उससे कुछ चेंज हो जाना, उसी को डेविएशन बोला जाता है। जैसे आप इधर सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आप इधर डाइवर्ट हो गए, इधर डाइवर्ट। तो डेविएशन मतलब एग्जैक्ट जो आपने डिसाइड किया था उसके उल्टे में कुछ हुआ, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। तो यही इस मॉडल में बोला गया था कि हमें डेविएशंस देखना है जो कैश इनफ्लो होगी, और वही डेविएशंस हमारे रिस्क को बताएगी। अगर ज़्यादा डेविएशन है तो आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रिस्की है। और अगर आपका डेविएशंस कम है तो इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट, उसमें रिस्क जो है कम है। यही इस मॉडल में बोला गया था। और इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला जो है वो भी इसमें बताया गया है। और ये एक्चुअली नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको देखिए। इसके बारे में एक और लाइन देखते हैं यहाँ पे। He argued that for risk analysis, value of standard deviation of net present value may be obtained through analytical deviations of cash inflow. टू केसेस, तो इसमें क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि दो केसेस आपको कंसिडर करने चाहिए। एक है नो कोरिलेशन और दूसरा है आपका परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, तो दो केसेस की बात की है। या तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था जो कैश फ्लो है उसमें कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, और दूसरे केस में क्या होगा, परफेक्ट कोरिलेशन होगा। व्हेन कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट ईयर्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब मान लीजिए अलग अलग साल के आपके पास कैश फ्लो है। पहले साल आपकी कुछ कैश फ्लो है, दूसरे साल, तीसरे साल, तो कुछ कैश इनफ्लो आपके पास है। उसका जो कोरिलेशन है अगर वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो इज ऑल ईयर्स इज सेम। तो मतलब परफेक्टली कोरिलेटेड का मतलब ये हो गया कि हर साल जो आपकी कैश फ्लो हो रही है तो उसका जो बिहेवियर है वो सेम तरह से। अगर वो कोरिलेटेड नहीं है तो, अगर कोरिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब जो आपको कैश फ्लो मिलने वाली हर साल, इट इम्प्लाइज दैट जो आपको कैश फ्लो मिलेगा इन एनी पर्टिकुलर ईयर विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कैश फ्लो इन अनदर ईयर्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आपको कितने भी साल चलेगा उसमें एक साल में जो भी आपको कैश के थ्रू कमाई हुई, कैश इनफ्लो हुई, किसी दूसरे साल में जो कमाई हुई वो आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो आपका ये मतलब ये परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि नो कोरिलेशन आपका इस केस में होगा। तो परफेक्ट कोरिलेशन में जितने भी साल आपका प्रोजेक्ट चलेगा हर साल की कैश फ्लो आपकी ऑलमोस्ट सेम तरीके की होंगी। लेकिन अगर हम बात करें नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन के केस में क्या होगा, पहले साल जो कैश फ्लो और दूसरे साल वो इंडिपेंडेंट होगी। तो पहले साल आपकी बहुत ज़्यादा कमाई भी हो सकती है और दूसरे साल बहुत कम कमाई भी हो सकती है। तो ये आपस में डिपेंड नहीं करेगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। तो यही इसमें जो है बताया गया था आपके हिलियर मॉडल के द्वारा। और
तो यही टॉपिक है। और यहाँ पे जो है अगर कैश फ्लो आपकी अन कोरिलेटेड होगी और अगर परफेक्टली कोरिलेटेड होगी तो उसके फॉर्मुले दिए हुए आपको, ठीक है। तो उसके इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको फॉर्मुला हो जाएगा सी टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t - आई। आई मतलब स्टार्टिंग में कितना आपने इन्वेस्ट किया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिग्मा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + i⁻² का स्क्वायर रूट। ये तब केस है जब आपका अनकोरिलेटेड यानी कि बिल्कुल भी कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर वो आपकी कैश फ्लो कोरिलेटेड है तो उस केस में क्या सीन देखने को मिलेगा, उस केस में ये फॉर्मूला जो है इस तरह से काम करेगा, एन पी बी इज इक्वल टू सी टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t - आई। और उस केस में जो आपका डेविएशन है उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, वो है सिग्मा टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने दिया है कि परफेक्ट कोरिलेटेड हो या नो कोरिलेटेड हो, तो उस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बता रहा है कि हमने जो नेट प्रेजेंट वैल्यू अज्यूम किया उससे वो कितना डाइवर्ट हुआ, हमारे एग्जैक्ट आंसर से जो है रियल पिक्चर कितनी डाइवर्ट हुई, कितना डिफरेंस इसमें आया। इसमें जो सीटी मेजर है वो आपकी बता रहा है कि टी साल के लिए, मान लीजिए 5 साल 10 साल, टी कुछ भी हो सकता है, तो टी साल के लिए आपकी कैश फ्लो कितनी आई, तो सीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिग्मा टी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है, ठीक है। तो सिग्मा टी जो भी है आपका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बता रहा है सिग्मा टी। और आई आपका क्या है, आई आपका रिस्क फ्री रेट, आई आपका रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है। और आई, ये जो कैपिटल आई है, ये आपका इन्वेस्टमेंट इसमें बता रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला आपका सिमुलेशन एनालिसिस। सिमुलेशन एनालिसिस करने से पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है। हिलियन मॉडल ने कहा था कि इनका जो मॉडल है वो किस काम का था, इनका मॉडल का जो पर्पस था वो कई सारे मॉडल, कई सारे टेक्निक को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिस्क को मेजर कर सकें। तो हिलियन मॉडल भी उसी काम का है। तो ये जो है किसी भी जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है तो उसमें आप रिस्क कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप हिलियन मॉडल की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। और ये मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है, जैसे बाकी के मॉडल्स है ये, वैसे ये मॉडल भी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो के ऊपर जो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसी के ऊपर ये मॉडल भी बेस्ड है। जो हीलर का व्यू क्या था कि अगर आप रिस्क जानना चाहते हैं कहीं पे भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में, तो आपको कैश इनफ्लो देखनी पड़ेगी, ठीक है। और कैश इनफ्लो में जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो रहा है, जबकि कैश इनफ्लो है उसमें कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वही आपको रिस्क बताएगा। अगर डेविएशन आपको कम दिख रहा है इसका मतलब कम रिस्की है, अगर डेविएशन ज्यादा दिख रहा है तो वो ज्यादा रिस्की है। ही आर्ग्यूड दैट फॉर रिस्क एनालिसिस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू में बी ऑब्टेन थ्रू एनालिटिकल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी कैश फ्लो हो रही है, जो कैश इनफ्लो हो रही है, तो उसका हमें एनालिटिकल डेविएशंस कैलकुलेट करना होगा और उससे हम जो है रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं। इस एनालिसिस के लिए हमें दो केसेस मिलेंगे, दो केसेस हमें कंसिडर करने होंगे। एक है नो कोरिलेशन और दूसरा है परफेक्ट कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब है कि पहले साल आपकी कैश फ्लो और दूसरे साल की कैश फ्लो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है। दूसरा परफेक्ट कोरिलेशन, इसका मतलब जब भी आपकी कैश फ्लो होगी उनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होगा। पहले साल मान लीजिए 5,000 हुई तो दूसरे साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4,800, अगले साल 5,100, तो मतलब बिल्कुल उसके आसपास की वैल्यू आपको सेम से मिलेगा। कब, जब वो परफेक्टली कोरिलेटेड है। अगर कोरिलेशन नहीं है तो वैल्यू बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। ऐसा हो सकता है कि पहले साल आपको 5,000 का कमाई हुआ, दूसरे साल 3,000 का, तो मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट वैल्यूज आपको इसमें मिलेगी। फिर यहाँ पे हमें एक फॉर्मुला भी दिया हुआ है, अगर वो कोरिलेटेड नहीं है और जब वो कोरिलेटेड है। जो कोरिलेटेड नहीं है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मुला क्या दिया हुआ है, ये पूरा फॉर्मुला में दिया है, सी टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t - आई। और इसमें आपका आई इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आई आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है, और इसमें जो सी टी है वो आपकी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है कितने टाइम के लिए, टी आपको दिया होगा कितने सालों के लिए, ठीक है। बाकी ये इसका फॉर्मूला है। और ये कब है, जब कोरिलेटेड नहीं है, या बोल सकते हैं अनकोरिलेटेड कैश फ्लो, तब ये वाला फॉर्मूला काम होएगा। और जब परफेक्टली कोरिलेटेड कैश फ्लो है तो तब ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + i⁻²t इसका पावर 1/2। ऐसे अगर वो परफेक्टली कोरिलेटेड होगा तो उस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला है, सी टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t - आई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और सी टी आपकी टी मतलब टेन्योर बता रहा है कि कितने साल के लिए आपका प्रोजेक्ट है। तो मान लीजिए अगर 5 है तो C5 हो जाएगा, मतलब 5 साल तक के लिए जो भी आपका कैश फ्लो उसको लेना है और सबको ऐड करना है। लिखा है ना, टी की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी इसमें हो सकती है। डिवाइडेड बाय 1 + i, आई क्या आपका रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा अगर यानी कि जो नेट आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा टी डिवाइडेड बाय 1 + i⁻t, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला जो है इसको कैलकुलेशन करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ यहाँ पे दी गई है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल इन्होंने नहीं दिया, अगर पूछा भी जाता तो आपको वैल्यूज डायरेक्ट गिवन होगी, आई गिवन होगा, स्मॉल आई यानी इंटरेस्ट फ्री रिस्क, और आई हमारा इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, और सी टी भी हमें यहाँ पे दिया गया होगा, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमुलेशन एनालिसिस।
सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक है? जैसे मंकी क्या करते हैं, इंसान जिस तरह से बिहेव करते हैं उसकी नकल, उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, वो ह्यूमन माइंड की नकल करने की कोशिश करती है कि ह्यूमन माइंड किस तरीके से काम करता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह। सो सिमुलेशन मीन्स नॉट रियल, इमिटेशंस और डिसेप्शन मतलब जो रियल नहीं है। सिमुलेशन में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सिमिलर बट आर्टिफिशियल सिचुएशंस। तो हमें एक सिमिलर सिचुएशन बनानी होती है लेकिन वो रियल नहीं है, वो आर्टिफिशियल है। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, ह्यूमन माइंड की कॉपी करता है। तो वही काम हमारा सिमुलेशन एनालिसिस भी करता है। What we do here is firstly we conduct analysis by finding out sensitivity। तो इसमें पूरा का पूरा प्रोसेस है कि किस तरह से सिमुलेशन की जाती है। इन प्रोसेस को अभी हम देखेंगे नीचे। तो सिमुलेशन का मेन आपको मतलब समझ में आया कि इसका मेन मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ह्यूमन माइंड की किसी भी चीज़ की नकल करना, ठीक है? तो सिमुलेशन एनालिसिस वही है, किसी चीज़ की नकल करना, डिसेप्शंस। और इसमें क्या होता है कि सिमिलर चीज़ें क्रिएट की जाती है लेकिन वो आर्टिफिशियल सिचुएशन में होगा। चीज़ें वही होंगी लेकिन वो आर्टिफिशियल सिचुएशन में क्रिएट की जाएगी। जैसे आपकी वीडियो गेम होती है, कोई ऐसी गेम होती है जिसमें आप बाइक चला रहे हैं या किसी में आप कार चला रहे हैं, तो वो क्या है, आपको फील होगा कि आप सच में कर रहे हैं, बट वो उसकी नकल है, वो रियल नहीं है। तो वही होता है सिमुलेशन एनालिसिस। तो कौन से स्टेप्स इसको इस्तेमाल किया जाता है सिमुलेशन एनालिसिस के लिए, वो एक बार देख लेते हैं। सिमुलेशन एनालिसिस से हमें डिसीजन लेने में मदद मिलती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप खुद के बारे में जानना चाहते हैं कि मेरे लिए कार कितना रिस्की है, मेरे को कार चलाना या कितना रिस्की है, आप बिल्कुल नए नए हैं, तो आप क्या कीजिए, पहले आप वीडियो गेम में कार एक बार चला के देखिए, फिर आप अपना ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद फिर आप जो है चला सकते हैं। ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है, लेकिन सिमुलेशन मतलब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला है। जैसे कि कई बार इसको ऐसे ले सकते हैं, मतलब इसमें एज्यूम किया जाता है कि ऐसा होगा, एक आर्टिफिशियल सीन बनाया जाता है और उसके हिसाब से फिर आइडिया लगाया जाता है कि क्या होगा, ठीक है? तो इसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि एक आर्टिफिशियल माइंडसेट के हिसाब से एक आर्टिफिशियल चीजें क्रिएट की जा रही है और उससे आइडिया लगाया जा रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या होगा, तो उससे आप एनालिसिस कर रहे हैं। कई बार जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उतने बड़े प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। तो स्टार्टिंग में उतने बड़े प्रोजेक्ट में ना खर्च करने से अच्छा छोटा मोटा जो है सिमुलेशन उसका किया जाता है, मतलब उसकी नकल की जाती है। अगर वो अच्छे से काम कर जाता है तभी आप उस बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। कौन कौन से स्टेप्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये आपकी सिमुलेशन एनालिसिस के लिए एक बार हम लोग देखते हैं। तो पहला आ जाएगा इसमें आपका प्रिपेयर मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। तो हमें एक मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। मॉडल मतलब क्या उसका मॉडल है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहनी चाहिए। फिर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यूज में कैलकुलेट करनी चाहिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी देखा था ना कि आईआरआर कैसे कैलकुलेट होता है या नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सेकंड स्टेप वही है। तीसरे स्टेप में होगा फाइंड आउट हाउ द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड बाय और रिलेटेड टू द पैरामीटर्स एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल। अब ये एक्सोजीनियस वेरिएबल क्या होता है वो अभी हम लोग देखेंगे, नीचे आपका ये आएगा ना। तीसरे काम में क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की स्टेप नंबर 2 में, उसको इन्फ्लुएंस किस तरह से होगा, या हमें ऐसे कोई पैरामीटर्स जो कि उससे रिलेटेड है या कोई एक्सोजीनियस जो वेरिएबल है वो हमें इसमें फाइंड करने होंगे। पैरामीटर्स आर इनपुट वेरिएबल्स स्पेसिफाइड बाय द डिसीजन मेकर हु इज इन चार्ज। तो जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज है वो डिसाइड करेगा कि कौन से हमें इनपुट वेरिएबल को पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो पैरामीटर का डिसीजन जो है इनपुट इंचार्ज, जो आपका इंचार्ज ऑफ प्रोजेक्ट है वही इसमें लेगा। यहाँ पे आपकी एक टर्म इस्तेमाल की गई थी, वो था एक्सोजीनियस वेरिएबल। अब ये क्या होते हैं देख लेते हैं। एक्सोजीनियस वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड आउटसाइड द मॉडल एंड इम्पोज ऑन द मॉडल। तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये जो एक्सोजीनियस वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू बाहर मॉडल से बाहर ही डिसाइड की जाती है और फिर उसको मॉडल पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोल सकते हैं ना इम्पोर्टेड, जो चीज़ बाहर से आई है लेकिन उसको आप इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल ये भी वैसे ही है कि ये जो एक्सोजीनियस वेरिएबल है, इन वेरिएबल्स को बाहर से डिसाइड किया जाता है और ये जो है मॉडल के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। दिस आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर, क्योंकि ये बाहर के वेरिएबल्स है तो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में ये नहीं होते हैं। इसको इन्होंने एक एग्जांपल से भी आपको समझाया हुआ है। दिस में प्रोबेबली डिपेंड ऑन रैंडम इवेंट्स। तो ये जो आपके मॉडल वेरिएबल्स है किसी रैंडम इवेंट पे हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल से बताया, फॉर एग्जांपल इफ वी यूज सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर। अगर मान लीजिए आपको खेती करनी है, वहाँ पे आप सीड्स, अच्छी क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइजर्स, वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन डिपेंड ऑन द रेन टू गिव अस 100 टन्स ऑफ क्रॉप। लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी खेत बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए आपको, उसके लिए क्या जरूरी है हमारे लिए, उसके लिए रेन्स, बारिश का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो भी हमने अच्छी क्वालिटी के सीड्स को लाना या फर्टिलाइजर अच्छा इस्तेमाल करना, वाटर यील्ड, ये सब जो है इंडोजेनियस है, मतलब ये चीजें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बट ये जो आपकी रेनफॉल है ये एक्सोजीनियस है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय अदर वेरिएबल। तो ये जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है रेनफॉल, तो इसको बोला जाएगा एक्सोजीनियस। और जो ये हमारे कंट्रोल में उसको बोला जाएगा इंडोजीनियस। तो दो टर्म्स है यहाँ पे, इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस। तो एक्सोजीनियस कौन से वेरिएबल है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज उसके कंट्रोल में नहीं है, बाहर के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया जाता है। और जो इंडोजीनियस वेरिएबल है उसको तो इंप्लीमेंट किया ही जाता है।
फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिक्स द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स एंड ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सोजेनस। अब हमें पैरामीटर्स की वैल्यूज को फिक्स करना है और फिर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सोजेनस वेरिएबल जो है उसको एस्टिमेट करना है। यानी जो हमारे बाहर के वेरिएबल्स है, ठीक है, एक्सोजेनस हमने देखा था ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे बारिश, तो जो बाहर के, ये इन्होंने बस एग्जांपल से बताया, तो ऐसे हमारे किसी प्रोजेक्ट के वेरिएबल जो कि हमारे से रिलेटेड नहीं है, बाहर के जो वेरिएबल है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी जाननी है कि कितना ये बाहर के वेरिएबल हमारे प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का आपका एस्टिमेशन करना होगा। नेक्स्ट में सेलेक्ट ए वैल्यू एट रैंडम फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच, तो जो भी एक्सोजेनस वेरिएबल है तो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडमली आपको ये प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट में है डिटरमाइन द नेट प्रेजेंट वैल्यू विद रिलेटेड टू रैंडमली जनरेटेड, तो हमने इस स्टेप में रैंडमली जनरेटेड एक्सोजेनस वेरिएबल लिए थे ना, तो उस रैंडमली जनरेटेड एक्सोजेनस के वेरिएबल से हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। एंड द प्री डिटरमाइंड और स्पेसिफिक पैरामीटर्स वैल्यू, तो जो रैंडमली जनरेटेड हमारे एक्सोजेनस वेरिएबल्स हैं उनसे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। फिर सिमुलेट द अबव एक्सरसाइज टू एनी नंबर ऑफ टाइम्स टू जनरेट, हम चाहते हैं कि बहुत सारे सिमुलेटेड हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू मिले, तो ये जो हमने ये स्टेप किया है तो इसको हम कई टाइम रिपीट कर सकते हैं, अलग अलग हम रैंडमली जनरेटेड एक्सोजेनस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे एक्सोजेनस वेरिएबल है, उसमें से आप एक को सेलेक्ट कीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, फिर दूसरे को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे करके हम लोग कई सारे जो है अलग अलग सिमुलेट करेंगे, बार बार इस एक्सरसाइज को हम बार बार रिपीट करेंगे, और कितने भी बार आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लार्ज नंबर ऑफ सिमुलेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यूज में मिलेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लॉट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो जो यहाँ पे वैल्यू मिली है तो उसको हमें प्लॉट करना पड़ेगा, उसको ग्राफ में मेजर करना पड़ेगा कि कितना कितना वैल्यू आया, एंड देन कंसिडर विच सिमुलेशन इज मोस्ट प्रोबेबल, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, तो इसमें से सबसे प्रोबेबल या सबसे सुटेबल कौन सा है तो वो आप लोगों को सेलेक्ट करना है। इस तरह से जो है काम किया जाता है। इसमें जो कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो मैनुअल बहुत ज़्यादा लेंथी और डिफिकल्ट इसमें हो सकता है, क्योंकि सिमुलेशन में जो कैलकुलेशन की जा रही है वो सब कंप्यूटर से होती है, क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, मल्टीप्लिसिटी और बाकी चीज़ें बहुत बेटर वे में कर पाता है। अगर हम मैनुअल कैलकुलेशंस की बात करें तो ये बहुत लेंथी और डिफिकल्ट इसमें हो जाता है। दिस टूल इज़ वर्सेटाइल, और ये वर्सेटाइल मतलब ये जो मेथड है आपका, कौन सा मेथड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, सिमुलेशन एनालिसिस, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कैपेसिटी टू हैंडल मल्टीपल फैक्टर प्रोजेक्ट इज ए ग्रेट स्कोरिंग पॉइंट, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मल्टी फैक्टर प्रोजेक्ट को भी कंसिडर कर लेता है। इट कैन डील विद कॉम्प्लेक्स इंटररिलेशनशिप अमंग पैरामीटर्स एंड एक्सोजेनस, तो जो ऑलरेडी पैरामीटर्स है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी प्रोजेक्ट है, तो उसके प्रोजेक्ट में आपके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके, जैसे आप उसकी कॉस्ट कितनी है, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है जो प्रोडक्ट बन रहा है, या कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप सेल करने वाले हैं, ये सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ एक्सोजेनस पैरामीटर्स भी हो जाएंगे, मतलब बाहर के कोई फैक्टर्स, ठीक है, जिनका यूनिट का कंट्रोल नहीं है, तो इन सभी के बीच में बहुत जो इंटर रिलेशनशिप है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये प्रोजेक्ट सभी को जो है हैंडल करता है, और टास्क इसमें हो सकता था। ठीक है, तो यही सब इसके बारे में बात की गई, और बोले कि इसमें भले ही हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो स्किल्ड जजमेंट है वो रिप्लेस कर पाएंगे। जो स्किल्ड है, किस चीज़ के लिए स्किल्स, जैसे हमें वेरिएबल्स सेलेक्ट करने हैं या कॉम्बिनेशंस लगाना है, तो वो स्किल्स तो रहती है, बट हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए जो है कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज़ इसके बारे में बोला गया। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि कई बार कोरिलेशन का जो कोरिलेशन हम बिठाते हैं अलग अलग वेरिएबल में, तो कई बार उसकी वजह से आपको जो है अगर अच्छे से आप नहीं कर पाए तो उससे आपको एक मिसलीड कंक्लूजन भी मिल सकता है। तो एक बार शॉर्ट में इस वाले मेथड को हम लोग रिवाइज करते हैं, क्योंकि जो जो मेथड हम पढ़ते जा रहे हैं हम लोग साथ साथ रिवाइज करेंगे, और अलग से मैं एक एक करके मॉडल को दोबारा से नहीं उसको हम लोग करेंगे, ठीक है, साथ साथ हम लोग उसको करेंगे। तो सिमुलेशन मतलब होता है नकल करना, तो इसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा, बट वो रियल नहीं है, लेकिन वैसा ही क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो उसके पूरे स्टेप्स है, पहले में क्या होगा, एक मॉडल प्रोजेक्ट हमें रिपोर्ट बनानी होती है, फिर उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, फिर हमें देखना पड़ता है, ये तो आपका बेस हो गया, मतलब कि नॉर्मली कितना नेट प्रेजेंट वैल्यू आया, फिर हम देखेंगे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो उसका एक्सोजेनियस वेरिएबल या बाकी के जो पैरामीटर्स है उनसे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये एक्सोजेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, ये वो वेरिएबल्स है जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, ठीक है, ये आउटसाइड के फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर आपको अच्छी खेती करनी है तो उसमें सीड्स, फर्टिलाइजर, वाटर, ये आपके कंट्रोल में, लेकिन बारिश होगी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बारिश आपके लिए एक्सोजेनस वेरिएबल हो गया, और ये जो बाकी चीज़ें जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, ये सब इंडोजेनस वेरिएबल इसमें हो गए। तो अब हमें अगला काम क्या करना है कि जो पैरामीटर्स है उसकी वैल्यू को फिक्स करना है, और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, किसका, ये जो एक्सोजेनस वेरिएबल कहा था ना इसका। फिर नेक्स्ट में बोला है कि हमें जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी हमारे ये एक्सोजेनस वेरिएबल है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें एक रैंडमली वैल्यू इसमें सेलेक्ट करनी चाहिए, और फिर उसके हिसाब से हमें नेट प्रेजेंट वैल्यूज की कैलकुलेट करनी है। इसी वाले स्टेप को, ये वाला स्टेप जो हमने यहाँ पे किया,
नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना, कोई भी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सोजीनियस की उसमें से रैंडम वैल्यू सेलेक्ट करना और उस रैंडम वैल्यू का इस्तेमाल करके नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो इस स्टेप को हम कई बार रिपीट करते हैं ताकि हमारे पास कई सारे सिमुलेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। अब हम एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी पूरा एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें से जो हमें बेस्ट मिलता है, जो सबसे ज़्यादा हमें सुटेबल लगता है, तो वो वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें सारी कैलकुलेशन ज़्यादातर कंप्यूटर की हेल्प से होती है क्योंकि मैनुअल बहुत ज़्यादा लेंथी और डिफिकल्ट इसमें हो जाएगा। ये मेथड काफ़ी वर्सटाइल है और कई सारे मल्टी फैक्टर्स प्रोजेक्ट है, मतलब जिसमें कई सारे फैक्टर आपको कंसिडर करने होते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, ठीक है, जिसको हम एक्सोजिनस बोल रहे हैं। तो वहाँ पे मेथड काफ़ी अच्छे से आपको डिसीजन लेने में मदद करता है और इसमें ज़्यादातर कैलकुलेशन आपकी कंप्यूटर की हेल्प से होती है और इसमें कंप्यूटर की हेल्प से कैलकुलेशन हो रही है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम एक स्किल्ड जो है स्किल को रिप्लेस कर रहे हैं। स्किल जजमेंट वो तो चाहिए ही, वो तो आप एक अच्छे वेरिएबल को सेलेक्ट कर रहे हैं फिर इसको कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं तो उसके लिए स्किल्स तो चाहिए, वही स्किल्स ही इस्तेमाल हो रही है, बट कंप्यूटर हमारी जस्ट कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक अच्छा और पावरफुल तरीका है। लेकिन इस मेथड में क्या आपका इशू आ जाता है कि जो आप अलग अलग वेरिएबल में कोरिलेशंस बिठा रहे हैं तो कई बार वहां आपको दिक्कतें आ सकती है। अगर सही तरह से आपने कोरिलेट नहीं बिठाया, अच्छे से आपने प्रॉपरली इसको नहीं यूज किया, तो उससे आपको जो आंसर है वो मिसलीड इसमें मिल सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है डिसीजन ट्री एनालिसिस। ये भी एक मेथड है जिससे आप अपने रिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी दिया हुआ है। अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं ना इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ये आपका जो मेथड है कि डिसीजन ट्री एनालिसिस, ये भी थ्योरी है। उसके बाद फिर कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस, ठीक है, यहाँ तक इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर मैनेजिंग रिस्क तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट में ही हो पाएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि क्या मेथड है डिसीजन ट्री एनालिसिस। अगर एग्जाम में ये आएगा तो एक या दो नंबर का क्वेश्चन थ्योरी में पूछ सकता है। तो डिसीजन ट्री एनालिसिस में किस तरीके से जो है काम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे सिनेरियो एनालिसिस होता है ना, लाइक सिनेरियो एनालिसिस अनदर मेथड टू हेल्प इन कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग इज डिसीजन। तो ये भी एक मेथड है जिससे आप अपना जो है जो भी आउटकम होने वाला है, पॉसिबल आउटकम, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं और आपके हर डिसीजन का एक अलग अलग आउटकम आपको शो करेगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको कोई भी फ्यूचर में लेके अपने करियर को लेके कोई डिसीजन लेना है, तो आप सोचते हैं कि अगर हम ये लेंगे तो फिर उसके बाद, जैसे मान लीजिए हमने साइंस ले ली तो हम लोग बीटेक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एमटेक करेंगे, तो आप एक अपना एक चार्ट बना रहे हैं। या अगर हमने मान लीजिए आर्ट्स ले ली तो हम लोग लॉ इस तरह से करेंगे, आगे हम लोग वकील, इस तरह का आपका एक चार्ट बन रहा है। तो डिसीजन ट्री एनालिसिस वही है कि अलग अलग सिनेरियो में क्या क्या आपका आउटकम होगा, पूरा उसको ग्राफ के थ्रू जो है बनाया जाता है और उससे हमें डिसीजन लेने में मदद मिल जाती है। तो वही इसमें है और वही चीज़ें लाइन से इसमें बताई गई है। तो जो भी आपका डिसीजन है उसके रिगार्डिंग क्या आपका पॉसिबल आउटकम हो सकता है, तो उसको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी कि किस तरह से इसको ट्री, ये जो वर्ड है ये क्यों इसके लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें मेनली दो एलिमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं डिसीजन के लिए। पहला है ब्रांच विच रिप्रेजेंट अ डिसीजन और सेकेंड है नोड एट द एंड ऑफ ब्रांच विच रिप्रेजेंट द रिवॉर्ड ऑफ द डिसीजन। और उसका प्रोबेबिलिटी भी रहता है, ठीक है। एक रहेगा आपका ब्रांच, क्या आप डिसीजन ले रहे हैं, और सेकेंड होगा आपका नोड एट द एंड ऑफ ब्रांच विच रिप्रेजेंट द रिवॉर्ड ऑफ द डिसीजन। इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका, इसमें दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक तो आपका डिसीजन, कोई आपने डिसीजन लिया, तो ये आपकी एक ब्रांच हो गई। फिर इसका ये नोड पॉइंट है तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ये एक चीज होगी। फिर ऐसे ही एक मेन आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये आप प्रोजेक्ट को लेके सोच रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो आपके एक डिसीजन को आपकी एक ब्रांच बता दिया। फिर आपके पास कोई और डिसीजन है, मतलब उसी प्रोजेक्ट को लेकर, प्रोजेक्ट वही है, उसको ट्री ऐसे बोल दिया। आगे अगर अगर आप दूसरा डिसीजन ले रहे हो तो आपकी दूसरी ब्रांच हो जाएगी और ब्रांच की जो टिप है वो आपकी प्रोबेबिलिटी है। यानी आपने एक डिसीजन लिया, उसका चांस कितना है, तो ये नोड उसी को रिप्रेजेंट करेगा और ये ब्रांच जो है ये आपके डिसीजन को बताएगी, ठीक है। जो हम डिसीजन लेने वाले हैं, जैसे मान लीजिए दो प्रोजेक्ट है, एक है ए और बी। तो आप सोच रहे हैं कि मैं अगर एक प्रोजेक्ट के साथ जाता हूँ तो वो ए है, उसका कितना चांस है कि मेरे को सक्सेस मिलेगा, मान लीजिए 40% उसका प्रोबेबिलिटी है। या मान लीजिए मैं बी प्रोजेक्ट के साथ जाता हूँ तो वो ब्रांच बी है, उसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितना है, 60%। तो इस तरह से जो है ट्री फॉर्म में इसको मेंशन किया जाता है और फिर बाद में जो है डिसीजन लिया जाता है। तो वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसमें बताई गई है। देखिए वही सब चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे जो ब्रांच है वो हमारे डिसीजन को रिप्रेजेंट करेगी और जो नोड है जिस जो कि आपके ब्रांच के एंड में होगी वो बताएगी कि रिवॉर्ड कितना है, यानी उस डिसीजन का वो जो है प्रोबेबिलिटी के साथ कि कितना रिवॉर्ड है, मतलब कितना चांस है कि हमें सक्सेस मिलेगा, और उस सक्सेस का प्रोबेबिलिटी भी मेंशन रहेगा कि हाँ इतना परसेंट सक्सेस आपको मिल सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से भी बताया हुआ है। जैसे फाइनेंस मैनेजर है, उसको डिसीजन लेना है कि उसको ए प्रोजेक्ट के साथ जाना है या बी के साथ जाना है, ठीक है। ए का जो रिवॉर्ड है मान लीजिए 5 लाख का है और उसका जो चांस है, मतलब रिवॉर्ड के साथ इसमें लिखा है ना कि जो आपकी नोड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, रिवॉर्ड ऑफ डिसीजन अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी। एक तो रिवॉर्ड भी बताएगी कि 5 लाख का रिवॉर्ड और उसकी प्रोबेबिलिटी 40%। ऐसे बी प्रोजेक्ट के साथ अगर आप जाएंगे तो 4 लाख का आपको रिवॉर्ड मिलेगा और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 40%। तो दोनों डेटा आपको यहाँ पे गिवन है।
फिर बोला इट इज, अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय ए सिंपल डिसीजन ट्री विच हैज टू ब्रांचेस। अब इसमें आपको ट्री बनाना होगा जिसकी दो ब्रांचेस आपको बनानी होगी, एक होगा ए और दूसरा होगा बी। फर्स्ट ब्रांच रिप्रेजेंट द डिसीजन टू गो फॉर प्रोजेक्ट ए, तो जो ए है वो बोलेगा कि आपको ए प्रोजेक्ट के साथ जाना चाहिए, और सेकंड ब्रांच बोलेगा कि बी के साथ जाना चाहिए। द नोड एट एंड ऑफ इच ब्रांच रिप्रेजेंट द आउटकम, जो उसका नोड होगा, ये जो कॉर्नर आपकी ब्रांच कंप्लीट हो रही है, तो ये आपका बताएगा कि क्या आपका आउटकम हुआ है, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, या आप उसको अपना रिवॉर्ड बोल सकते हैं। और साथ में प्रोबेबिलिटी बताएगा कि 40% है या 60% है। तो वही चीज़ जो हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझी थी, तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो हमारे डिसीजंस है उसको हम ब्रांच फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और ब्रांच का नोड हमारा बताएगा कि क्या हमें रिवॉर्ड मिलेगा, अलॉन्ग विद प्रोबेबिलिटी, कितना परसेंट चांस है कि वो रिवॉर्ड हमें मिलेगा। जैसे लिखा था 4 लाख का रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन वो 40% चांस है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के साथ हमें यह डेटा इस ट्री की हेल्प से देखने को मिल जाता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट के साथ जाना है कि नहीं जाना। और फिर अगर आपके और भी कंफ्यूजन है तो ये आपका ट्री और बड़ा होता जाएगा, जो डिसीजन ट्री है ये और ग्रो करता जाएगा। तो यहाँ पे और ब्रांचेस भी होगी फ्रॉम नोड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ब्रांच। और भी उसमें जो भी आपकी अनसर्टेनिटी है तो उनको भी आप उसमें अपनी ब्रांच पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको यहाँ पे भी कुछ डाउट है, आपको लग रहा है यहाँ से मुझे कुछ और डिसीजन लेना चाहिए, तो इसके नोड से भी कुछ ब्रांचेस और होंगे, या यहाँ के नोड से भी कुछ और ब्रांचेस आपकी बनेंगी, और उसके हिसाब से फिर जो है एक डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, वही बोला है कि अगर आपको और डाउट है कि मेरे को ए के साथ जाना है बी के साथ जाना, तो ए में भी अगर आपको कुछ डाउट है कि मान लीजिए आप ए के साथ गए, तो उसके नोट्स में से आप कुछ ब्रांचेस की क्या क्या आपको अनसर्टेनिटी लग रही है, फिर उनके साथ भी ब्रांचेस, यानी आप उसको कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। यही इसमें बोला गया है कि ये डिसीजन ट्री और ग्रो करता जाएगा, और जो पहली वाली जो ब्रांच है उसका जो नोड है और जो सेकंड वाली ब्रांच का नोड है वहां से और जो भी आपकी अनसर्टेनिटी है इस डिसीजन को लेकर, तो वो उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट ए में आपको और क्या डाउट है कि कंपनी ही इस प्रोजेक्ट को ले या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये काम कराए तो उसके लिए वो और दो चीजें करेगी, फिर सोचेगी कि कॉस्ट कितना आएगा, अगर कंपनी खुद से करेगी तो कितना कॉस्ट आएगा, और अगर कॉन्ट्रैक्टर से करे तो कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, दोनों ही केसेस में चांस कितना है कि वो सक्सेस होगा, मतलब टाइम पे कंप्लीट होगा। ये सब चीजों को लेकर जो है अपनी नोट्स को वो और बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे जो कंपनी ए की नोट थी, बी की नोट थी, तो वो सोचेगी कि इस प्रोजेक्ट को कंपनी को खुद को लेना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। अगर खुद को लेना चाहिए तो ये आगे बढ़ गई ब्रांच, फिर इसका भी नोट बताएगा कि कितना परसेंट चांस है। जैसे मान लीजिए 40% प्रोबेबिलिटी है कि ये टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, या इसकी 60% पॉसिबिलिटी है अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं कि वो टाइम पे हो जाएगा। तो ये आपकी जो ट्री है ये आगे बढ़ती जाएगी, यही इसमें बोला गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि ट्री किस टर्म में बोला गया है। डिसीजन ट्री में क्या है, जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको अनसर्टनिटी, तो उसको आप ट्री की ब्रांचेस के थ्रू ऐड करते जाइए, और लास्ट में फिर आपको उसमें कंक्लूजन पता लगेगा। तो वही बोला इसकी कॉस्ट को लेके और टाइम पे कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इसको लेके भी फिर एक और आगे आपका ग्राफ पड़ेगा, जिसमें दो और ब्रांचेस जुड़ती जाएंगी पहली वाली ब्रांच के नोड में। एक में आपका होगा कि इंटरनल एग्जीक्यूट करना है, या दूसरे में होगा कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसमें करना है, जो कि हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देखा था कि कंपनी खुद से करेगी, या ये था कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है अपना काम कराएगी। फिर उसमें भी सक्सेस का चांस, प्रोबेबिलिटी कितनी है, खुद से करेगी तो टाइम में कंप्लीट हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या कंपनी से कराएगी तो टाइम पे हो जाए क्या प्रोबेबिलिटी, तो वो सब चीज़ें इसमें चेक की जाएगी। और लिखा है कि खुद से करेगी कंपनी या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराएगी। फिर उसका जो नोड होगा, जो आपकी ब्रांच आगे बढ़ी है तो उसका जो नोड होगा उसमें मेंशन होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है और कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी ट्री आगे बढ़ती जाएगी। अगर आपको बाद में और भी कुछ अनसर्टेनिटी है इसको लेके, कुछ और डाउट है, तो ट्री को आप बिगर बिगर और भी ऐसे ब्रांचेस से ब्रांचेस, ब्रांचेस से ब्रांचेस, इस तरह से आप उसको और भी आगे कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हैज़ टू डिसाइड द फैक्टर्स, तो मैनेजमेंट को इस बात पे ध्यान रखना होगा कि कौन से फैक्टर को इस्तेमाल कर रहा है, और वो डिपेंड करेगा कि आपके साइज या आपकी प्रोजेक्ट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप ज़्यादा डिसीजन लेंगे। जैसे आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, अगर बहुत छोटे अमाउंट की चीज़ है तो आप लोग ज़्यादा नहीं सोचते, पर अगर बहुत आपका महंगा है तो कई सारे फैक्टर्स उसके बारे में सोचते हैं। तो एक तरह से आप अपना ट्री क्रिएट कर रहे हैं, उससे जो है डिसीजन लेने में आपको हेल्प मिल रही है। द अबव प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्री इज कॉल्ड ड्राइंग द डिसीजन ट्री। तो जो हम अभी यहाँ पे पूरा जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, तो इसी को बोला जाता है ड्राइंग द डिसीजन ट्री। दिस इज द फर्स्ट ऑफ टू स्टेप इन्वॉल्व। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है आपका डिसीजन ट्री एनालिसिस, तो वहां पे जो है ड्राइंग द डिसीजन ट्री, ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्टेप नंबर 2 भी है इसमें। ये जो आपका डिसीजन ट्री, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो जो हमने अभी कंप्लीट, ये जो हमने देखा, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने पूरा का पूरा जो भी हमारी अनसर्टेनिटी है, जो भी हमारे डाउट है, उसके हिसाब से ट्री को डेवलप किया, ड्रॉ किया। अब आपको और भी कुछ डाउट है, इसके 2 ब्रांचेस, फिर इसकी 2 ब्रांचेस, इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा सिर्फ स्टेप नंबर 1 है। इसके बाद एक और भी स्टेप है इसमें। अगर हम बात करें इसके स्टेप नंबर 2 की, सेकंड स्टेप की, अदर स्टेप इज इवेल्युएटिंग द आउटकम। तो सेकंड स्टेप है आपको आउटकम चेक करना है कि कौन सी वाली ब्रांच के साथ जाना सही होगा, मतलब कौन से वाले डिसीजन के साथ। तो ये काम कैसे शुरू करेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द लास्ट ब्रांच ऑफ द ट्री विच विल बी कमिंग टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्री। लास्ट पॉइंट आपको पकड़ना है और जहां शुरुआत हुई वहां तक हमें पहुंचना है। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन सिनेरियो एनालिसिस
किस तरह से इस सिचुएशंस को एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब हमें जानना है कि कौन से वाला डिसीजन ठीक है, ए वाला बी वाला। तो इसका जो एंड पॉइंट आपको वो पकड़ना है, मान लीजिए इसका एंड पॉइंट ये था, फिर वहां से यहाँ, फिर वहां से यहाँ। तो जब हम इसका एवेल्यूशन करेंगे कि हमें इतनी सारी ब्रांचेस में से कौन सी वाली ब्रांचेस के साथ जाना है, मतलब कौन सा वाला डिसीजन हमें लेना है, तो जो लास्ट पॉइंट है ना, लास्ट वहां से हमें शुरू करना है इस नोट से, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ, यहाँ। तो हम देखते चलेंगे कि कौन सा हमें सही लग रहा है, तो उसके हिसाब से हम उसका लास्ट पॉइंट पकड़ेंगे और आते 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 हम स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो उसका आउटकम चेक किया जाता है। तो यही आपका मेनली डिसीजन ट्री मेथड इसी तरीके से जो है काम करता है। यहाँ पे इन्होंने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे मान लीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी 5 लाख है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%। ऐसी नेट प्रेजेंट वैल्यू है 4 लाख और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%। अब आपको एस्टिमेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 लाख वाले का कितना है 40%, और जो सेकंड है 4 लाख वाले का कितना है 60%। परसेंट हटा के यहाँ 100 लगा देंगे, इसका भी परसेंट हटा के 100 लगा देंगे। ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 हो जाएगा। तो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 6.6 को 4 से करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 4.4 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से जो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है कैलकुलेट की जाती है। वी कैन कंटिन्यू टू मूव बैकवर्ड इन द डिसीजन ट्री, और हम जो है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हर नोड पे चेक करेंगे, और उसका फिर जो भी हमें बेटर लग रहा है उसको हम लेंगे, दूसरे वाले को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो करते करते हमें स्टार्टिंग पॉइंट तक यहाँ पहुंचना रहेगा। आई होप आपको डिसीजन ट्री का थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इसमें एक्जैक्टली किस तरह से जो है काम किया जा रहा है। डिसीजन ट्री देखा जाए तो बहुत सिंपल मेथड है। हमारे दिमाग में कई सारे सवाल चलते हैं, तो वो एक तरह से हम अपने माइंड में डिसीजन ट्री बनाते हैं। जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, कि जैसे अगर हमने मान लीजिए बीटेक कर लिया, आप अभी 12th क्लास में, ठीक है, मान लीजिए अभी आपको 10th क्लास में, 10th का भी आज का रिजल्ट आपका आया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। देखा जाए तो 3 ऑप्शन है कि आपको साइंस के साथ जाना चाहिए, आर्ट्स या कॉमर्स। फिर आप आगे कैलकुलेट करते हैं कि अगर साइंस में जाएंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा। फिर आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है, और फिर फाइनल रिजल्ट से आप डिसाइड करते हैं। आप अपनी खुद की 10th क्लास की जर्नी के बारे में सोचिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, 3 है, या तो आप लोग आर्ट्स लेते हैं, या फिर साइंस लेते हैं, या फिर कॉमर्स। अगर आर्ट्स में आप कहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई बैचलर डिग्री कर ली, उसके बाद आपने कोई मास्टर डिग्री कर ली, ठीक है, ऐसे साइंस में कोई बैचलर डिग्री फिर मास्टर डिग्री। तो इसमें से जो फाइनल आउटकम आपको मिला, ये जो इतने सारे आपके पास आउटकम है, इन 9 आउटकम में से आपको देखना पड़ेगा सबसे बेस्ट आउटकम कौन सा है। मान लीजिए ये वाला आपको अच्छा लगा कि आपने आर्ट्स लिया और आप आईएएस बन गए, तो ये आपको सबसे बेस्ट लगा, तो आप इसको पीछे पकड़ के यहाँ तक पहुंचेंगे स्टार्टिंग। तो ये आपका जो ट्री है ये आपके डिसीजन में हेल्प करेगा, तो ये वाला डिसीजन आपको लेना चाहिए। तो हम अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है, 10th क्लास में, और हम आईएएस बन गए, मतलब हमने अपने डिसीजन ट्री में खुद को आईएएस बना दिया। तो इतने सारे हमने ऑप्शंस देखे, और जो ऑप्शन हमें लगा कि आईएएस सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो उसको सेलेक्ट करते करते हम यहाँ पहुंचे। तो हमें पता लगा उसके लिए हमें आर्ट्स लेनी पड़ेगी, फिर ग्रेजुएट करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, तो उससे हमें पूरा आइडिया लग गया, तो इसलिए हमने ये वाला डिसीजन लिया। तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, तो उसकी जो जो आपके दिमाग में डाउट आता है, उस डाउट का एक ब्रांच आप ओपन कर दीजिए, और उस ब्रांच का जो नोड है वो बताएगा कि कितना चांस है कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ कि कितना परसेंट चांस है। जैसे मान लीजिए आप आईएएस बनने वाले, इस बात का चांस है 40%, तो आपको लग रहा है कि 40% एक अच्छा चांस है, तो आप आके अपना 10th के बाद आप आर्ट्स लेंगे, फिर ग्रेजुएट करेंगे, और फिर अपना आईएएस की तैयारी करेंगे। तो इस तरह से जो है पूरा चलेगा। तो बिल्कुल ये एक तरह से आपका डिसीजन ट्री, आप लोग खुद अपना लाइफ में इस ट्री को इस्तेमाल करते हैं माइंड में, और फिर आप अपने डिसीजन लेते हैं, तो वो भी एक टाइप का डिसीजन ट्री के तौर पर काम करता है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डिसीजन ट्री में क्या था, इसमें बोला गया है कि इसमें 2 एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। पहला, जैसे कोई एक ब्रांच है, ठीक है, जो आपका डिसीजन है, और सेकंड है नोड, नोड ऑफ द ब्रांच, जो बताएगा कि कितना चांस है, कितना प्रोबेबिलिटी है इस रिवॉर्ड को मिलने का। तो जो नोड है आपका, एक तो आपको रिवॉर्ड बताता है, और कितना चांस है वो भी बताता है। ठीक है, तो कोई भी ब्रांच है, हम क्या करेंगे, उस ब्रांच के हम लोग इसमें क्या करें, कोई भी एक हमें 2 डिसीजन है, मान लीजिए ए और बी, तो एक ए और एक बी नाम की जो है ब्रांच खुल जाएगी। ए का जो है चांस कितना है, ये पहली ब्रांच है ए का कितना चांस है कि वो हमें रिवॉर्ड मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए 40% चांस है। बी का कितना चांस है, बी की जो ब्रांच है उसका जो नोड है वो बताएगा कि कितना हमें रिवॉर्ड मिलेगा विथ प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए 60%। ठीक है, तो ये हमारे ब्रांच जो आपका ट्री है, आपका जो डिसीजन ट्री है, उसमें ये सब चीजें मेंशन की जाएगी। तो आपकी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा ब्रांच, और सेकंड होगा नोड। तो ब्रांच बताएगा कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, और नोड बताएगा कि हमें कितना चांस है कि हमें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो नोड वही बताएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा कि कितना चांस है कि रिवॉर्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल से भी दिया है कि ए और बी 2 प्रोजेक्ट है। ए में 5 लाख का रिवॉर्ड मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 40%, और बी में आपको 4 लाख का रिवॉर्ड मिल सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। ठीक है, तो ये इसको यहाँ पे बताया है। फिर हमारे जो डिसीजन ट्री है उसमें 2 ब्रांचेस खुलेंगी, एक फर्स्ट ब्रांच जिसमें आपको प्रोजेक्ट ए के साथ जाना है, और सेकंड ब्रांच जिसमें आपको बी के साथ जाना है। अब आपको और भी कोई डाउट है कि मान लीजिए अगर ये प्रोजेक्ट कंपनी ले रही है तो उसको खुद से करना चाहिए या उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, तो ए ब्रांच है उसकी भी 2 नई शाखाएं खुल जाएंगी।
ठीक है, अगर आपको डाउट है कि खुद से लेना चाहिए कि किसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, तो इस ए ब्रांच की 2 शाखाएँ खुल जाएँगी, 2 आगे ब्रांच, एक होगा कंपनी और दूसरा होगा कॉन्ट्रैक्टर। अगर कंपनी है तो उसका नोट रिप्रेजेंट करेगा कि कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है। और ये जो बी है, बी भी वही रिप्रेजेंट करेगा कि कितना रिवॉर्ड है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट और क्या प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो ये ब्रांच आगे बढ़ती जाएगी। लास्ट डिसीजन कैसे लेंगे, सभी आउटकम में से कंपैरिजन करके कौन सा हमें बेस्ट लग रहा है उसको लेके उसको बैक आके इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाना, और उस तरह से जो हमारा डिसीजन ट्री एनालिसिस कंप्लीट इसमें हो जाता है। तो इसके 2 स्टेप है। पहले मैं आपको जो डायग्राम है जो जिसको हम बोल रहे हैं ड्रॉ करना, डिसीजन ट्री को ड्रॉ करना, तो वो हमारा स्टेप नंबर 1 है। 2 में उसकी एनालिसिस की जाती है जो कि आपका स्टेप नंबर 2 है। तो इसमें जो है लास्ट ब्रांच का जो लास्ट पॉइंट है उसको पकड़ना है, स्टार्टिंग तक हमें आना है, ठीक है, स्टार्टिंग तक, तो वही हमारा बी इसमें हो जाएगा। और इसमें आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि मान लीजिए एक नेट प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख का हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%, और 4 लाख का हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 60%। तो इसका एस्टिमेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, तो 5 लाख इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.4%, दूसरा 4 लाख उसका कितना है 0.6, तो एस्टिमेटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा 4.4 लाख इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बार इजी मेथड है जिससे आप कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक और टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक हमारा कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस, ये क्या होता है, ठीक है। और बोल रहा है कि हर बिजनेस के, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के यूनिक रिस्क होते हैं। जो भी आपको कैश फ्लो मिलने वाला है उसमें रिस्क आपको रहता है। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट या कोई भी नई इन्वेस्टमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके अपने 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 रिस्क जो है आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस की, इट इज एवेल्यूशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द कंबाइंड रिस्क। तो ऑलरेडी आपका जो फर्म का जो कंबाइंड रिस्क है और आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, वही आपका कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस। ठीक है, और कॉर्पोरेट को कई तरीके के रिस्क फेस करने पड़ते हैं, जैसे आपका इकोनॉमिकल रिस्क हो गया, कॉम्पिटिशन का भी रिस्क है, फिर फाइनेंशियल पैसे का, रेपुटेशन का रिस्क, ऑपरेशनल एक्टिविटी का रिस्क, ठीक है, कंप्लाइंसेस, अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं, सिक्योरिटी रिस्क। तो इतने सारे रिस्क कंपनी को, कॉर्पोरेट को फेस करने पड़ते हैं। इट इज टू बी एवेलेट व्हाट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस वन हैज टू डू व्हाइल embarking अपॉन। तो इसीलिए जो है कंपनी को एवेल्यूशन करना पड़ता है कि उसको कौन से वाला कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसी हिसाब से जो अपना कैपिटल बजट उसको बनाना होता है। फिर बोला है कि किसी भी प्रोजेक्ट की बात करो तो उसके गुड या बैड इम्पैक्ट दोनों ही उसको पड़ते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे इन्होंने एक तरीका बता रखा है कि कैसे आप कॉर्पोरेट रिस्क को कम कर सकते हैं। एक तरीका बताया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो चार टाइप के और प्रोडक्ट बना लीजिए, वही इस डाइवर्सिफिकेशन वाले पॉइंट में बताया गया। तो इससे क्या फायदा होगा, जैसे मान लीजिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट रिस्क में जो है डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है। तो मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है, उसको अलग अलग टाइप के रिस्क है, जैसे हमने बोला कंप्लाइंसेस रिस्क है उसको, फिर उसको फाइनेंशियल रिस्क भी है, ऑपरेशनल रिस्क भी है, रेपुटेशन भी रिस्क है, तो कई टाइप के रिस्क है। अब रिस्क से बचने का क्या तरीका है, रिस्क की तो हमने बात कर ली, तो तरीका एक बताया डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होगा कि कंपनी मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए हेयर केयर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो इस कंपनी को क्या सजेशन दिया जा सकता है कि अलोंग विद हेयर केयर प्रोडक्ट या कुछ और भी प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है, ताकि जो कस्टमर बेस है, अब मान लीजिए कुछ बालों के कुछ शैम्पूस इस तरह के कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो जो जनता है वो शैम्पू इस्तेमाल कर रही है तो वो सोप भी इस्तेमाल करेगी, वो क्रीम्स भी इस्तेमाल करेगी, ठीक है। तो जनता मतलब कस्टमर सेम है, तो आप एक तरीके के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दूसरे टाइप के प्रोडक्ट भी आप बनाने लग जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए आपके हेयर केयर प्रोडक्ट की बिक्री कम हो गई, ठीक है, इसका जो बिक्री है वो आपका डाउन जाने लगा ग्राफ, उस केस में आपका जो सोप का प्रोडक्ट है शायद ये ग्रो कर जाए, या जो आपका क्रीम्स का बाकी का प्रोडक्ट है वो ग्रो कर जाए। तो यही एक फायदा है जिससे आप अपने, ये भी एक तरीका डाइवर्सिफिकेशन, जिससे क्या होगा कि आप अपने एक जो रिस्क है, मतलब एक ही टाइप के जो है यूनिट, उसमें एक्टिविटी मत करो। अगर वो ट्रेंड डाउन जाता है तो बाकी जगह पे आपको प्रॉफिट इसमें हो। जैसे कोविड के टाइम पे कुछ कंपनीज है जो सिर्फ होटल में थी, तो जो होटल है उनका एक ही बिजनेस था, तो वो काफी, उनकी कई सारे ऑल इंडिया में कई सारी ब्रांचेस थी, मान लीजिए उनकी 300 के आसपास होटल्स ऑल ओवर इंडिया या बाहर भी है। तो कोविड की वजह से सब होटल्स बंद कर दिए, तो ये पूरा का पूरा बिजनेस इंपैक्ट, और जो कंपनी है उसका पूरा जो ग्राफ है वो बिल्कुल जीरो पे चला गया। बहुत सी कंपनी का ऐसा हुआ था, बहुत सी कंपनी को क्लोज भी करना पड़ा था। अगर वो होटल के बदले कुछ और भी प्रोडक्ट बनाती साइड बाय साइड, ताकि वो प्रोडक्ट की तो बिक्री होती, ठीक है। तो एक ही के भरोसे नहीं रहना, एक एक दो चार अलग से ऑप्शन भी रखने, उसको बोला था डाइवर्सिफिकेशन। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने कॉर्पोरेट रिस्क को कम कर सकते हो। तो वही चीज इस पैराग्राफ में बताई हुई है, आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बना रही है तो दूसरे भी जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट बना सकती है, क्योंकि जो टारगेट कस्टमर है वो सेम है। जैसे मैंने शैम्पू और सोप का एग्जांपल दिया, जो लोग शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए आप सोप या बाकी फेस केयर इस तरह के प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। और बाद में अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट आपका किसी एक प्रोडक्ट में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, तो दूसरे में आपको अच्छा खासा टर्नओवर मिल सकता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने कॉर्पोरेट रिस्क को जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और
सो इसमें यही एक बात बोलेगी कि ये डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छा तरीका है। और अगर हम कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात करो तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन की थ्योरी दी गई है, दिस थ्योरी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन की रिस्क मिटिगेशन के लिए आप डाइवर्सिफाई कर लीजिए, मे नॉट फाइंड फेवरेबल विद ऑल। तो सभी के सभी जो है इसको इतना बेनिफिट नहीं समझते हैं। और जब भी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं जैसे आपको शेयर होल्डर या बाकी के, तो अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको देखना होगा कि ग्राउंड रियलिटी किस तरह से काम करती है, कितना रिस्क है, कितने रिसोर्सेज आपकी कंपनी के पास है, कितने एक्सपर्ट्स आपके पास है, कितना कंपटीशन है आपका, पुराने लीडर्स कौन से इस फील्ड में, और इन हाउस टैलेंट आपका कितना है, मतलब ऑलरेडी आपके जो एम्प्लॉयज़ है जिसको इसके बारे में नॉलेज है कितना है, और कितना आपको हायरिंग का कितना कॉस्ट आ रहा है, या अगर आप आउटसोर्सिंग कर रहे हैं किसी एक्टिविटी के लिए, तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना चाहिए और फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये डिबेट जो है वो तो चलती रहेगी कि डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिबेट चलती रहेगी, बट हमें अगर हम अपनी बात करें किसी भी कॉर्पोरेट की, तो उनको ये सारे फैक्टर कंसिडर करने चाहिए और फिर जो है एक डिसीजन लेना चाहिए। और चलिए इसके साथ ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। पार्ट 6 में मैनेजिंग रिस्क ये सब हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद भी कुछ और आपके टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला टॉपिक था हमारा कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस। तो कॉर्पोरेट रिस्क में हमने देखा था कि ये इवोल्यूशंस होता है कि नए नए प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेट करने जा रही है तो उसकी ओवरऑल जो रिस्क प्रोफाइल है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वही हमारा कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस होता है। फिर हमने बोला कि अलग अलग तरह के रिस्क कॉर्पोरेट को फेस करने पड़ते हैं, जैसे इकोनॉमिकल रिस्क, कंपटीशन रिस्क, फाइनेंशियल रेपुटेशन, ऑपरेशनल कंप्लाइंसेस। ऑपरेशन मतलब जो उसकी एक्टिविटी वो कर रहा है, रेपुटेशन मतलब कंपनी का एक प्रोडक्ट खराब आ गया, उसकी वजह से उसका नाम खराब हो गया। फाइनेंशियल मतलब पैसा कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, या कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे हो गए, या इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी नहीं चल रही। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क, कंप्लाइंसेस मतलब जैसे कंपनी की गाइडलाइंस, कंपनी लॉ की गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, तो वो सब कंप्लाइंसेस में आ जाएगा। तो ये सारे रिस्क कंपनी को फेस करने पड़ते हैं। फिर इसमें बोला कि रिस्क कम करने का एक तरीका है कि आप डाइवर्सिफिकेशन करो, एक प्रोडक्ट बना रहे हो उससे ज़्यादा बनाओ, ताकि एक को भी कुछ खराब हो जाए या एक की भी टर्नओवर कम हो जाए तो दूसरे में आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर बोला कि ये जो डाइवर्सिफिकेशन का मेथड है ये भी हमेशा काम नहीं करता। कुछ शेयर होल्डर को लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन उतना बेहतर वे में काम नहीं करता। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। तो ये डिबेट का तो मैटर है, ये डिबेट चलती रहेगी। फिर इसमें बोला कि कोई भी कंपनी अगर डिसाइड करना चाह रही है ग्राउंड रियलिटी को, उसको चेक करना चाहिए कि कितना रिस्क है, कितना रिसोर्स, कितने उसके पास एक्सपोर्ट्स है, कितना कॉम्पिटिशन है उसका मार्केट में, और उसके ऑलरेडी लीडर्स कितने हैं, ठीक है, इस मार्केट में, इस फील्ड में। और जो भी है उसके पास इन हाउस टैलेंट कितना है, कितना बाहर से उसको आउटसोर्सिंग करना है। तो ये सारे फैक्टर्स देके उसको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। चलिए इसके साथ ये वाला जो पार्ट है पार्ट 5 ये कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 में मैं ट्राई करूँगी कि बाकी के टॉपिक भी आपके कवर हो जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।